नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 32वीं वीडियो है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज की। क्या क्या बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है तो इसमें वो नियम कानून है जिनको केवल पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर उनको नहीं बना सकता। तो ऐसे कौन कौन से नियम कानून है, खासकर फंडामेंटल राइट्स में ऐसे कौन कौन से नियम कानून है, इसके बारे में एक ब्यौरा दिया हुआ है आर्टिकल 35 में। कहीं ना कहीं ये नियम कानून हम थोड़ा पहले देख चुके हैं, कुछ अलग चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी। उसके बाद इस समय पे हमारे संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है आपको पता है। पहले तो फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। तो चूंकि अब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर आ गया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, तो राइट टू प्रॉपर्टी के राइट को हटाने में या इसमें कुछ चेंजेस करने में क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है या सिंपल अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी की ये जो किताब है, आई होप आपने खरीद के अपने सामने रख ली होगी और मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। बहुत ही अच्छी किताब है। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए और कहीं पे भी लगे कि अच्छी है तो शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके इस जो टेक्स्ट है इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है। उसके बाद ये है, इसको चलिए थोड़ी देर में पढ़ाते हैं। पहले इस टेक्स्ट को पढ़िए पॉज करके। तो आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। लेजिस्लेशंस टू गिव अफेक्ट to the provisions of this part, notwithstanding anything in this constitution, parliament shall have and the legislature of a state shall not have power to make, पहला point, with respect to any of the matters which under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by parliament। लीगल लैंग्वेज थोड़ी अजीब है। कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं, केवल पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर के मैटर्स पे नियम कानून बना सकती है। तो क्या है भैया आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर ये है कि मान लीजिए देश के किसी हिस्से में अगर कोई जॉब निकली, वो यूनियन टेरिटरी का हो, स्टेट का हो, और उस जॉब में रेजिडेंस एज अ कंडीशन को आप प्रिस्क्राइब करते हो कि हाँ भाई ये आदमी इस जगह पे इतने सालों से रह रहा है तभी वो एलिजिबल है इस जॉब के लिए। इस तरीके की अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वो केवल पार्लियामेंट लगा सकती है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर अगर रेजिडेंस को एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट बनाना है तो इस चीज की ताकत केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। और ऐसी ताकतें स्टेट गवर्नमेंट को देना सही भी नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने वोटर बेस को कैटर करने की कोशिश करती है। और अगर इस तरीके की पावर हम स्टेट को दे देंगे तो स्टेट पता है क्या करेगा। जितनी भी नौकरियां निकलती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उस स्टेट गवर्नमेंट में सारी नौकरियां वो अपने स्टेट्स के लोगों के लिए फिक्स कर देंगे, तो बाहर वालों के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए ताकत ही नहीं देगी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि हाँ भाई आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रेजिडेंस को एज अ प्री कंडीशन बनाना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। अभी के लिए हमारे देश में इस क्लॉज से रिलेटेड केवल 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये चीज चल रही है, उसको जानना इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 16 वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी लक्ष्मीकांत की, अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो इतना जान के बहुत है। उसके बाद ये बोला गया कि आर्टिकल 32 क्लॉज 3 के अंदर भी नियम कानून केवल पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो अब देखना आर्टिकल 32 क्लॉज 3 क्या। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर जैसे रेड ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा ना आपने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 236 में हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि इंडिया में किसी और कोर्ट को वो एम्पावर कर सकते हैं कि वो रिट इशू कर सकें। और रिट ज्यूरिसडिक्शन अपने आप में एक स्पेशल पावर है, ठीक है ना। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो सब समझाया था ना मैंने आपको। तो अभी के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, बता चुका हूं क्या। इनके अलावा अगर किसी कोर्ट को ये रिट ज्यूरिसडिक्शन देना है तो पार्लियामेंट दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और उसके बाद इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आर्टिकल 33 तो मैंने आपको बताया ही, और आर्टिकल 34 भी मैंने आपको बताया। आर्टिकल 33 में मैंने क्या बताया कि आर्म फोर्सेस के मेंबर है, पुलिस फोर्सेस के जो मेंबर है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जो मेंबर है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो मेंबर्स हैं, इनके रिलेशन में जो भी नियम कानून बनेगा आर्टिकल 33 के अंदर। आर्टिकल 33 में क्या बोला गया कि भाई ये इन फोर्सेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव जगहों पे काम कर रहे हैं और इनके फंडामेंटल राइट्स हम एब्रोगेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, जो कि एक सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो आईटीबीपी का एक जवान जो कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे खड़ा है, वहां पे वो यूट्यूब से वीडियो बना के बोल रहा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं एलओसी की इस तरफ हूँ, तो इससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में लीक होने की चांस होते हैं और हो सकता है कि कोई फॉरेन मीडिया भी इस इन्फॉर्मेशन को उठा ले। तो कुछ
रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इन लोगों के ऊपर जो सेंसिटिव सेक्टर्स में काम करते हैं, और उस रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे ये लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया। तो आर्टिकल 33 के रिस्पेक्ट में भी जो भी नियम कानून बनेंगे केवल पार्लियामेंट बना सकती है। और आर्टिकल 34 में क्या होता है? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ के दौरान पुलिस वाले ने या किसी आर्म फोर्सेस वाले ने या किसी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले ने किसी को गोली मार दी, तो पार्लियामेंट उसको इंडेमनीफाई कर सकती है, छोड़ सकती है, बाइज्जत बरी कर सकती है। तो मार्शल लॉ अगर किसी इलाके में लगा है और उस मार्शल लॉ के दौरान किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, किसी भी पर्सन ने कोई एक्ट लिया, उस एक्ट के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल कितना ठहराना है, कितना नहीं ठहराना है, माफ करना है, नहीं माफ करना है, इसके रिस्पेक्ट में लॉ बनाने की ताकत केवल पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी ताकत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा आर्टिकल 35 ए सब क्लॉज 1। अब हम देते हैं ये सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं एक बार। फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स which are declared to be offences under this part, and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in subclause 2। क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है। एक तो बात की जा रही है आर्टिकल 17 के अंदर जो है अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये है आर्टिकल 17 के अंदर, और एक है आर्टिकल 23 के अंदर ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिक किया जाता है, जो उनसे फोर्स लेबर कराया जाता है, उसकी बात की गई आर्टिकल 23 में, अनटचेबिलिटी की बात की गई आर्टिकल 17 में। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या बोला? अच्छा, यहां पे ये है कि इनसे रिलेटेड देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि अगर अनटचेबिलिटी कोई प्रैक्टिस करता है तो ये इलीगल है। अगर कोई किसी पर्सन को फोर्स कर रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग को कि ट्रैफिकिंग कर रहा है या फोर्स लेबर कर रहा है, बॉन्डेड लेबर कर रहा है, तो वो इलीगल है आर्टिकल 23 के अंदर। लेकिन इन दोनों को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे ना, कुछ तो एक्ट बनाओगे ना जिसकी पैन इंडिया एप्लीकेबिलिटी हो। तो इस केस में बोला गया आर्टिकल 17 के अंदर जो ऑफेंस है और आर्टिकल 23 के अंदर जो ऑफेंस है उससे रिलेटेड एक एक्ट बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट को। लेकिन इन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 के अंदर स्टेट की गवर्नमेंट एक्ट नहीं बना सकती। तो आर्टिकल 17 के एनफोर्समेंट के लिए, आर्टिकल 23 के एनफोर्समेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक्ट नहीं करा सकती, पार्लियामेंट एक्ट बनाएगी और वो पूरे पैन इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और ऑब्वियस बात है दोस्तों, अब अनटचेबिलिटी पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अगर एक्ट बनाने लगी तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम कानून लगा दिए जाएंगे अनटचेबिलिटी पे। उसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, फोर्स लेबर में, अगर पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग कानून लगा दिए तो कोई एक सेंट्रलाइज लॉ नहीं होगा। तो जरूरी है आर्टिकल 17 के अंदर और आर्टिकल 23 के अंदर जिस चीज को भी इलीगल बोला गया है उसके ऊपर पार्लियामेंट एक नियम कानून बनाए। और क्या पार्लियामेंट ने इसके ऊपर नियम कानून बनाया है? तो बिल्कुल बनाया है दोस्तों। कौन कौन से नियम कानून बने हैं? तो अगर आप आर्टिकल 17 की बात करते हो तो आर्टिकल 17 के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया गया, सुना है ना, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, फोर्स लेबर को रोकने के लिए, बॉन्डेड लेबर को रोकने के लिए क्या बना रखा है पार्लियामेंट ने? तो पार्लियामेंट ने बनाया सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 सॉरी, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। उसी तरीके से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 23 के अंदर एक और एक्ट बनाया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976। तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने आर्टिकल 23 के अंदर बना रखे हैं। इन एक्ट्स की पैन इंडिया एप्लीकेबिलिटी है, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म तरीके से ये अप्लाई होते हैं। अलग अलग स्टेट्स इन लॉज को बनाने पे आ जाती तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के लॉ होते हैं। जुडिशरी वाले परेशान हो जाते हैं कि कौन सा लॉ अप्लाई करें, तो ये स्टेट का लॉ अप्लाई करें या सेंटर का लॉ अप्लाई करें। समझ गए? ये बात बोली गई। अब यहां पे देखिए बी पॉइंट, यानी कि इसी आर्टिकल 35 का ए पॉइंट देखा हमने और इसी आर्टिकल 35 का ए पॉइंट में 1 और 2 देख लिया। अब इसी आर्टिकल 35 का बी पॉइंट देखिए, पॉज करके पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं आपके लिए। The law in force immediately before the commencement of this constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in subclause 1 of clause A or providing for punishment for any act referred to in subclause 2 of that clause shall subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made blah blah blah। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। यहां पे ये बोला गया कि आर्टिकल 35 के अंदर जिस जिस भी आर्टिकल्स की बात हुई है, जिस जिस भी आर्टिकल के जौन से भी क्लॉज की बात हुई है, उनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे रिलेटेड अगर पहले कोई नियम कानून बने, तो मतलब आर्टिकल 35 में जिन आर्टिकल्स के बारे में बात की, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 32 क्लॉज 3, 33 34, इनके बारे में अगर पहले से कोई लॉ बना हुआ है तो वो लॉ आगे भी एप्लीकेबल रहेगा अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट उस लॉ को खत्म ना कर दे या उस लॉ को अमेंड ना कर दे। बस इतना समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी कुछ नियम कानून बनाए थे और उन नियम कानून के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक ठाक ताकत दी गई थी। यहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो ताकत आ जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया?
कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने से पहले अगर कोई ऐसा नियम कानून था जो कि इन पर्टिकुलर इश्यूज के साथ डील करता है, जो कि मैंने अभी आपको आर्टिकल 35 में बनाया, तो वो नियम कानून एप्लीकेबल रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भी, अनटिल एंड अनलेस हमारी पार्लियामेंट उस लॉ को खत्म ना कर दे या उसमें चेंजेस ना कर दे, उसको अमेंड ना कर दे। साथ साथ ये भी बोला गया आर्टिकल 35 में एक चीज बोली गई कि देखिए आर्टिकल 35 के अंदर जो कुछ भी ताकत दी जा रही है पार्लियामेंट को, उसके चलते पार्लियामेंट हो सकता है कि स्टेट के स्फीयर में थोड़ा बहुत इंटरफेयर करे। कुछ ऐसी जगहों पर पार्लियामेंट नियम कानून बनाने लगे जो स्टेट के स्फीयर में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स पे रिक्रूटमेंट कंडीशंस को तय करने का, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को तय करने का राइट किसके पास होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर यहाँ क्या हो रहा है कि भाई अगर रेजिडेंस को कंडीशन बनाना है तो ताकत किसके पास जा रही है? पार्लियामेंट के पास जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। तो आप कह सकते हो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की ताकत का हनन हो रहा है, बट वैलिड है। उसी तरीके से मार्शल लॉ लग गया और उस मार्शल लॉ में पुलिस अपने मन की चीज कर रही है, उसके बाद पुलिस वाले को छोड़ना है या उसको सजा देनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास? पार्लियामेंट के पास। जबकि पुलिस तो एक स्टेट सब्जेक्ट है ना, पुलिस के पास तो एक ताकत है, मतलब पुलिस को रेगुलेट करने की ताकत तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट स्टेट गवर्नमेंट को ताकत नहीं दी गई। आप समझ रहे हो ना, लोगों का भला करना, तो लोगों की भलाई में अनटचेबिलिटी भी आती है। तो किसी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कुछ ना हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर, अब देखिए अनटचेबिलिटी के अलग अलग तरीके के फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस किए जाते थे एंशिएंट इंडिया में, मिडियल इंडिया में, इनफैक्ट आजादी से पहले तक। तो हो सकता है कि किसी एक स्टेट में कोई पर्टिकुलर तरीके की अनटचेबिलिटी जो अभी भी प्रैक्टिस होती हो, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसमें लॉ बनाना चाहे तो नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि केवल सेंटर के पास ये पावर है कि आर्टिकल 70 के अंदर का लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो आर्टिकल 35 ये भी बोल रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आए जिनके ऊपर स्टेट के पास लॉ बनाने की ताकत हो, बट वो ताकत फिर भी पार्लियामेंट के पास रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी शुरू में कहां पे एग्जिस्ट करती थी? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ये मैंने जब आपको आर्टिकल 19 पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि जो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर, उसमें एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। उस राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया। एक और आर्टिकल था आर्टिकल 31 दोस्तों। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे राइट टू प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ क्या करता था? इट गारंटीड टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 31 क्या करता था? गारंटीड टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यानी आर्टिकल 31 क्या बोल रहा है? चाहे वो देश का सिटीजन हो चाहे वो देश का सिटीजन ना हो, अगर उसके पास इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो हम ये संविधान उसको एक राइट दे रहा है कि उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, बशर्ते 2 एक्सेप्शंस दिए हुए थे। एक्सेप्शंस क्या दिए हुए थे? कि उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है स्टेट, बट 2 शर्त पे एक्वायर कर सकती है। पहली बात तो ये कि उसको पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर किया जा रहा है। अब देखिए पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन यहाँ बहुत बड़ी हो सकती है। पब्लिक पर्पस की डेफिनेशन में कोई पब्लिक प्रोजेक्ट बनाना हो सकता है, कोई हॉस्पिटल बनाना हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज बनाना हो सकता है। पब्लिक पर्पस का ये हो सकता है कि हो सकता है वहां का कोई स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन जाए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन जाए। यही हो सकता है कि इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट हुआ हो, मान लो इंडिया का डब्ल्यूएचओ के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हो और डब्ल्यूएचओ की कोई फैसिलिटी बनानी हो, तो उसके लिए वो भी एक तरीके की पब्लिक पर्पस ही है, पब्लिक बेनिफिट ही है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है। तो देखिए जो पहले एक्सेप्शंस दे रखे थे आर्टिकल 31 में, वो एक्सेप्शन था, एक तो था पब्लिक पर्पस, दूसरा एक्सेप्शन ये था कि भाई पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि जिसकी भी प्रॉपर्टी ली जाएगी उसको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें थी। तो पहले यानी 1978 से पहले और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 को जोड़ के देखा जाता था राइट टू प्रॉपर्टी में, और ये बोला जाता था कि भाई अगर स्टेट किसी सर्कमस्टांस में किसी की प्रॉपर्टी लेता है तो पहली चीज तो पब्लिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब यहाँ पे पब्लिक पर्पस में भी बहुत सारा इंटरफेरेंस और इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, और ये इंटरप्रिटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत बहस होगी। दूसरा क्या बोला गया एक्सेप्शन में कि भैया अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसको कंपनसेशन दो। अब कंपनसेशन कितना दिया जाए ये अपने आप में एक बात है। तो मान लीजिए 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी जब्त कर ली और उसके बदले में उसको 1 लाख रुपए दे दिया। वो पर्सन ने बोला नहीं भाई 1 लाख रुपए कैसे, मेरी प्रॉपर्टी तो 10 लाख की है। उस पर्सन ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आड़े हाथों ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा तुमने कैसे ले लिया, ये कैसे, मतलब तुमने इसको कम पैसा दिया। तो कुल मिला के आप बात देखोगे
कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी का सीन चल रहा था ना, उसके चलते पार्लियामेंट मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और हमारी सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफी बहस हो रही थी। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब देश आजाद हुआ दोस्तों, तो आपको पता है कि आजादी से पहले जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, उन्होंने जो गरीब किसान था उनका खून चूसा और अपने पास खूब जमीनें कर ली। तो 500 एकड़, 1000 एकड़, 5-5 हजार एकड़ की इनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जब देश आजाद हुआ तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, नेहरू जी थे, जो बाकी पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये नहीं चल पाएगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इन पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता था कि ये जो प्रॉपर्टी बड़े बड़े जमींदारों के पास आई है, इन्होंने गरीबों का खून चूस के लिए है। तो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया कि भाई प्रॉपर्टी का रीऑर्गेनाइजेशन करो, मतलब कि जो बहुत ज्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी है उनसे प्रॉपर्टी लो और वो प्रॉपर्टी गरीब किसान को दे दो। ये सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया। जैसे ही सरकार इस इनिशिएटिव को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने लगी, वैसे ही ये जो अमीर जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, ये कहां पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे, अरे सर देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी तो जमीनें छीनी जा रही हैं, संविधान में लिखा है कि हमारी जमीनें नहीं छीन सकते, राइट टू प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से बोलेगा आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार बोलेगी हम क्या करें, हमें तो गरीबों की मदद करनी है, ये जो गरीब लोग हैं इनको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, जमींदारों के पास तो बहुत जमीनें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, हमारी सरकार के बीच में टसल की स्थिति आ गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने पढ़ने पे आ गया तो पार्लियामेंट ने क्या पास किया, पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया। और इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने क्या बोला कि नहीं भाई, हमारे पास ये राइट्स है कि हम ये जमीनें छीन सकते हैं, इन बड़े बड़े जमींदारों को और इन गरीब लोगों को दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ आप देखोगे टसल्स हुए हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। फोर्थ अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट, 39th अमेंडमेंट एक्ट, 40th अमेंडमेंट एक्ट और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कभी कभी इस टसल से रिलेटेड चीजें की गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर इशू किया कि भैया आप वायलेट कर रहे हैं लोगों के राइट्स को, और उसके अगेंस्ट में ये अमेंडमेंट ले आया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन अमेंडमेंट्स में प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें और दूसरी चीजों से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर जगह सरकार सही थी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें सरकार का जो स्टेप था बिल्कुल सही था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनके पास इतने इतने बड़े बड़े लैंड हैं, इन लैंड को इनसे छीन के गरीब किसानों को दिया जाए। ये तो देखिए एक सही डिसीजन था सरकार का। हजारों सालों की, लाखों सालों की गरीबी झेल रहे थे ये लोग, इनको लैंड मिलना था। लेकिन हर बार ये जो प्रॉपर्टी के पीछे लफड़ा हुआ है ना, ये सही नहीं था। कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सही था, लेकिन सरकार के पास ये ताकत थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते थे और सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चीजों को अपने फेवर में बदल सकती थी। ठीक है, आप देखोगे इन अमेंडमेंट्स के चलते 3 आर्टिकल्स को हमारे संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 31A, 31B, 31C प्रॉपर्टीज में और बहुत सारी और चीजों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करता है। इन आर्टिकल्स में क्या है ये मैं आपको अगली ही वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, आर्टिकल 31A, 31B और 31C को हम बहुत ढंग से अगली वीडियो में चैलेंज मतलब एनालाइज करेंगे। ओके, आप देखिए, मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि जो बहुत सारा लिटिगेशन हुआ था, देखिए फॉर पब्लिक पर्पस, मैंने आपको बताया था कि 2 वजहों से सरकारी प्रॉपर्टी ले सकती थी। तो पब्लिक पर्पस वाली वजह तो सरकार देखिए मैक्सिमम केसेस में जस्टिफाई कर पाती थी, बट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाती। जब भी सरकार को लैंड देती थी ना, ज्यादातर लोग सरकार से ज्यादा पैसा मांगना चाहते थे, और जब सरकार ज्यादा पैसा देती नहीं थी तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते थे, जुडिशरी के पास पहुंच जाते थे। तो इस चीज को नलीफाई करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया हमारी पार्लियामेंट ने पास किया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने बोला क्या, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है और आर्टिकल 31 को हम हटा रहे हैं। मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है और आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के सबसे बड़े बचाने वाले जो आर्टिकल्स थे उनको ही निकाल के बाहर फेंका हमारी सरकार ने। उन्होंने बोला कुछ नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं। राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। और उसके लिए आर्टिकल 300A इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 12 में, जिसका टाइटल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले जो चीज फंडामेंटल राइट्स में आती थी, और फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे हटा के राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया गया पार्ट 12 में, आर्टिकल 300A। यानी अब ये एक लीगल राइट था, ठीक है ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 300A, संविधान में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, आप लीगली इंटाइटल्ड है इस राइट के लिए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों।
और किसी चीज के फंडामेंटल राइट होने में और किसी चीज के लीगल राइट होने में बहुत ज्यादा फर्क है। फंडामेंटल राइट्स आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बोला है सर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये बात अलग है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स को ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखिए अभी के लिए क्या बोल रही है कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करेगा तो वो अमेंडमेंट हम नल एंड वॉइड बोल देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, आगे आएगा। तो अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि आपने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। इससे हुआ क्या, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे? इम्प्लीकेशंस ये होंगे दोस्तों कि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट हो गया है, और चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट हो गया है, इसको कभी भी कर्टेल किया जा सकता है, कभी भी एब्रिज किया जा सकता है, कभी भी इसको अमेंड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। और इसके मॉडिफिकेशन के लिए आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करने की जरूरत नहीं है। इसका मॉडिफिकेशन भाई आप सीधे सीधे ऑर्डिनरी लॉ से भी कर सकते हैं। जैसे कि बताया है ना आपको, अगर नया स्टेट बनाना हो, मान लीजिए आज की डेट में यूपी के स्टेट को 4 अलग अलग भागों में तोड़ना है, तो क्या सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने की जरूरत है? नहीं, सीधे सीधे वो एक ऑर्डिनरी लॉ को पास करके पार्लियामेंट में तोड़ सकती है स्टेट्स को। किसी भी स्टेट को कई अलग स्टेट्स में 2 स्टेट्स को मिला सकती है। मैंने पहले इस चीज को कवर किया है। उसी तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको भी सिंपल मेजोरिटी से एक ऑर्डिनरी लॉ से बदला जा सकता है। अब देखिए कौन सी चीजें ऑर्डिनरी लॉ से बदली जा सकती हैं, कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बदली जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कितने तरीके के होते हैं ये भी मैंने पहले आपको बताया, आगे भी मैं इस चीज को कवर करूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें आगे आएंगी, उनको यहाँ पे आप मिक्स मत करिए। बस इतना समझ लीजिए, एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। ये एक ऑर्डिनरी लीगल राइट है, ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अब ये नहीं है। ये अलग बात है कि अगर मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी को हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूनिलैटरल तरीके से हटा देती है, तो आज की डेट में हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर हो गया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन ले सकता है। स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को अपने पास ले सकते हैं। तो जुडिशियल जो एक्टिविज्म है ना, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है आज की डेट में। तो राइट टू प्रॉपर्टी को सरकार ऐसे ही नहीं बदल सकती, अगर बदलेगी तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा प्ले में। लेकिन फिर भी राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, और जब राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, तो और क्या क्या फर्क आएंगे? और फर्क ये आएंगे कि आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो बचा सकते हो, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी को लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं बचा सकते। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कल की डेट में लखनऊ में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि हमको एक हॉस्पिटल बनाना है, और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी को हटाने की जरूरत है, तो वो हाउसिंग सोसाइटी इस एग्जीक्यूटिव एक्शन को रोक सकती है कोर्ट्स में जाके। ठीक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो कोई नियम कानून पास कर देती है, या फिर जो हमारे पार्लियामेंट है वो कोई नियम कानून पास कर देती है, तो उस हाउसिंग सोसाइटी को हटा के वहां पे हॉस्पिटल बनाया जा सकता है दोस्तों। समझ गए? तो एग्जीक्यूटिव एक्शन, मान लो जो कलेक्टर कोई डिसीजन ले लेता है, उसके डिसीजन के अगेंस्ट तो आपको कोर्ट रिलीफ दे देगा, बट अगर प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू उस हाउसिंग सोसाइटी को हटा के हॉस्पिटल बनाया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली लेजिस्लेचर लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेचर ये बोल देगा कि हाँ भाई इनको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देना चाहिए। अब चूंकि कंपनसेशन की बात हुई तो एक बात मैं आपको और बताता हूं, जब राइट टू फंडामेंटल राइट, आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 के अंदर 19 क्लॉज ए सब क्लॉज एफ के अंदर, उस समय पे गारंटीड राइट टू कंपनसेशन था, मतलब कंपनसेशन का गारंटीड राइट था आपके पास। लेकिन अब कोई गारंटीड राइट टू कंपनसेशन नहीं है। अभी के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 के अंदर, उसके अंदर कंपनसेशन तो दिया जाएगा, बट वो कंपनसेशन डिसाइड कौन करेगा? सरकार डिसाइड करेगी, और एक लिमिट से ज्यादा आप जुडिशरी में उस केस को उठा नहीं सकते। पहले के जमाने में क्या होता था? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले क्या हुआ कि किसी की प्रॉपर्टी ले ली, उसने बोला मुझे ठीक से पैसा नहीं मिला, तो ज्यादा पैसे के लिए उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला इसको ज्यादा पैसे दो। अब नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन। अब सरकार को जो सही लगेगा उस हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। और देखिए सरकार ज्यादातर केसेस में सही कंपनसेशन देती है, ऐसा नहीं है कि सरकार सही कंपनसेशन नहीं देती, सरकार बिल्कुल सही कंपनसेशन देती हो, तो लोगों में बहुत ज्यादा केसेस में लालच आ जाता है, लोग ज्यादा मांगने लगते हैं। तो अब देयर इज नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन। तो अब ये आप कह सकते हो कि हमारी जुडिशरी इतनी प्रोएक्टिव है
कि एक प्रॉपर्टी को अगर सरकार ने कब्जाया है तो उसके अगेंस्ट में एक वैलिड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन तो जुडिशरी दिला ही देगी, लेकिन किसी पब्लिक पर्पस के लिए, किसी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस के लिए अगर उस प्रॉपर्टी को लिया गया है तो मोस्ट प्रॉब्ली जुडिशरी ये नहीं बोलेगी कि आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी तो सरकार ले सकती है, बट हाँ एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जुडिशरी दिला सकती है, वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा, सरकार तो ये भी बोल सकती है कि देखिए हम आपकी ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं और हम आपको पैसा इसमें एक लिमिट से ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन उस केस में जुडिशरी आके ठीक ठाक पैसा, ठीक ठाक कंपनसेशन तो लोगों को दिला ही सकती है। ओके, आपकी राइट टू प्रॉपर्टी अगर वॉलेट होती है तो अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपको बताया आर्टिकल 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का रेट जुरिडिक्शन है वो केवल फंडामेंटल राइट के केस में आता है, और अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है नहीं, इसलिए अगर आपका राइट टू फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉलेट होता है, तो अब आपको आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए आपको फंडामेंटल राइट वॉलेट होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 के अंदर रेट जुडिक्शन फाइल नहीं कर सकते, 226 के अंदर आप कर सकते हो, ये बात बोली गई। अब वैसे देखा जाए तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, बट अभी भी फंडामेंटल राइट्स में दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि कुछ हद तक राइट टू प्रॉपर्टी को गारंटी करते हैं। एक है आपका आर्टिकल, चलिए यही लिख देता हूं मैं, एक है आपका आर्टिकल 30 और एक है आपका आर्टिकल 31 है। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 है, ऑब्वियस सी बात है 1235 में आते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आते हैं। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 ये बोलता है कि अगर किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा कर रहे हो, कब्जा क्या कर रहे हो, किसी काम के लिए अगर उसको ले रहे हो, तो उस केस में इस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास गारंटीड राइट टू कंपनसेशन होगा। ध्यान से सुनिए, गारंटीड राइट टू कंपनसेशन। ये गारंटीड राइट टू कंपनसेशन मिल रहा था जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स के अंदर था। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, इससे ये गारंटीड राइट टू कंपनसेशन चला गया। यानी अब जो गवर्नमेंट चाहे वो कम कंपनसेशन देके आपकी प्रॉपर्टी को उठा सकता है, और आपको अगर उस केस में कोई बचाएगा तो स्पेशल लीव पिटीशन के तो सुप्रीम कोर्ट बचा ले या फिर हाई कोर्ट बचा ले अपने जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट से, तो अलग बात है। नहीं तो अगर सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी ली और आपको कम कंपनसेशन दिया तो उस केस में आपको अगर जुडिशरी ने मदद नहीं की तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो लीगल है। उसके बाद अगर आर्टिकल 31 की बात की जाए, आर्टिकल 31 से क्या बोलता है कि अगर स्टैट्यूटरी सीलिंग के पास किसी के अंदर पास लैंड है, देखिए हर स्टेट की अपनी अपनी स्टैट्यूटरी सीलिंग होती है। कोई एग्रीकल्चरल लैंड है किसी के पास, उस एग्रीकल्चरल लैंड की एक सीलिंग है। शायद महाराष्ट्र में 54 एकड़ है। जो नॉन एग्रीकल्चर, दो कैटेगरी के लैंड होते हैं, एक एग्रीकल्चरल कैटेगरी का लैंड होता है, नॉन एग्रीकल्चरल कैटेगरी का लैंड होता है। तो एक प्रॉपर सीलिंग दी गई है कि हर पर्सन के पास इतना लैंड हो सकता है। अगर उससे कम लैंड है आपके पास, तो उससे कम लैंड है और उसके बाद अगर सरकार आपके लैंड को हथिया रही है, ले रही है, तो आपके पास गारंटीड राइट टू कंपनसेशन होगा। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक अर्बन एरिया में कॉमर्शियल प्लॉट है। अर्बन एरिया में मान लीजिए कि एक पर्सन के लिए लिमिट लगा दी गई 2500 स्क्वायर फीट की। तो अगर आपके पास किसी अर्बन एरिया में 2500 स्क्वायर फीट या इससे कम का लैंड है और नियम कानून के हिसाब से आप इतना लैंड रख सकते हो, ये आपकी स्टैट्यूटरी सीलिंग है, तो उस केस में अगर 2500 स्क्वायर फीट से कम का अगर आपका लैंड है और अगर आपके लैंड को सरकार ले रही है, तो आपको उस केस में गारंटीड राइट टू कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का लैंड है, तो आपके पास स्टैट्यूटरी सीलिंग से ज्यादा का लैंड है, उस केस में सरकार अगर आपका लैंड ले रही है तो कोई भी गारंटीड राइट टू कंपनसेशन नहीं होगा। वहां पे सरकार चाहे तो थोड़ा कम पैसा देके भी आपका लैंड ले सकती है। इमरजेंसी में हो सकता है बिना पैसा दिए आपका लैंड ले ले, हालांकि जल्दी ऐसा होता नहीं है। तो ये जो पहला प्रोविजन था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाला, ये तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आ गया था। आर्टिकल 30 की बात करो, और आर्टिकल 31A वाला जो प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी सीलिंग वाला जो प्रोविजन है, ये आया था आपका 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू। अब 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 1978 से पहले, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, उसी समय पे आर्टिकल 31A आ गया। अब फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं राइट टू प्रॉपर्टी, बट आर्टिकल 31A आज भी है। यानी कि एक स्टैट्यूटरी सीलिंग के अंदर अगर आपके पास लैंड है, उस लैंड को सरकार लेगी तो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब हर पर्सन के पास ये पावर है कि एक लिमिट तक का लैंड वो खरीद सकता है। वो लिमिट क्या है वो आपकी जगह पे डिपेंड करेगी, सरकार ने क्या नियम कानून निकाल रखे उस पर डिपेंड करेगा। अगर उससे ज्यादा बड़ा लैंड है तो सरकार बिना गारंटीड राइट टू कंपनसेशन आपसे आपका लैंड ले सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 31 है, 31B और 31C ये फंडामेंटल राइट से कुछ एक्सेप्शंस की तरफ रिटेन किए गए। 31 से 31B 31C क्या है, जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको पूरी तरीके से मालूम पड़ जाएंगे।
अपने आप में ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। वैसे तो मैं इनको वीडियोस बना चुका हूँ, आप इनके साथ मेरे नाम को अगर यूट्यूब में सर्च मार देंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ दोस्तों इस वीडियो में, आपको चीजों को ठीक से समझा पाया हूँ। आप कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताते रहिए कि चीजें आपको कैसी लग रही हैं। इससे मुझे मैं अपना सेल्फ एवेल्यूएशन कर पाता हूँ कि मैं चीजों को सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, कैसी बता रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे कुछ और व्यूज मिल सके। अभी के लिए 15,000 व्यूज जा रहे हैं दिन के मेरे क्यूमुलेटिव। मेरा टारगेट है 1 लाख तक इनको पहुंचाना। मदद करें इस तक पहुंचाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।